गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कवि भूषण की राष्ट्रीय भावना। कवि भूषण रीतिकाल का कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। उसकी कुछ काव्यगत विशेषताएं हमने कल पढ़ी थी। रीतिकाल भोग विलास और ऐश्वर्य का काल था। इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं वो श्रृंगार भावना से ओतप्रोत लिखी गई हैं। अपने राजा को, आश्रयदाता को खुश करने के लिए उसकी स्तुतियां की गई हैं। जैसी राजा की इच्छा थी वैसी कविता बनाना उस समय के कवि का मुख्य ध्येय रहा है, और उसके एवज में या उसके बदले में वह धन प्राप्त करना चाहता था और अपना आश्रय बरकरार रखना चाह रहा था। उस समय के राजा की वह विशेषता रही हो या न रही हो, उससे उस कवि का कोई लेना देना नहीं था। उस कवि को, उस राजा को खुश करने के लिए उसमें वैसे गुण न होने पर भी वह गुण दर्शाए जाते थे काव्य में। भूषण कुछ उनसे हट करके था और उन्होंने उस समय राष्ट्र की स्थिति को देख करके यथा स्थिति को संभालने की कोशिश की, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्र या हिंदू धर्म को बचाने का कार्य किया। और ये अलग अलग आश्रयों में रहे, लेकिन इनको जो सानिध्य या आश्रय प्राप्त हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो रुचि ली वह 17 साल के आश्रय में और शिवाजी के आश्रय में उन्होंने रुचि दिखाई। वो उनके अनुकूल, उनकी कविता के अनुकूल चरित्र थे। आज हम इसकी विस्तृत थोड़ी व्याख्या करेंगे कि राष्ट्रीयता क्या है और भूषण ने उस राष्ट्रीयता को किस प्रकार से वर्णित किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रीयता आखिर में है क्या, किस चीज़ को अपन राष्ट्रीयता कहेंगे। देखो, समय के अनुकूल राष्ट्रीयता की परिभाषा बदलती रहती है। राष्ट्रीय भावना का संबंध किसी भी राष्ट्र के सामूहिक जीवन एवं उन्नति तथा आत्मगौरव से है। किससे है? सामूहिक जीवन से संबंध है उसका, और सामूहिक जीवन की उन्नति से संबंध है, और सामूहिक जीवन के आत्मगौरव से उसका सीधा संबंध है। जाति या राष्ट्र के व्यक्तियों की एक साथ हिलमिल कर रहने तथा सामूहिक रूप में अपने देश की रक्षा करना तथा उसकी उन्नति में सहायक होना या उन्नत बनाने की इच्छा रखना ही राष्ट्रीय भावना है। क्या चीज़ें आ गई हैं कि जाति को या राष्ट्र के व्यक्तियों की एक साथ में हिलमिल कर रहने और सामूहिक रूप से अपने देश की रक्षा करना तथा उसकी उन्नति में सहायक होना या उन्नत बनाने की इच्छा करना, यही राष्ट्रीय भावना है। यह भावना अपने देश के लिए अगाध भक्ति में, संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति गौरव भाव रखने में, देश की स्वतंत्रता की रक्षा में, विदेशी शासन के प्रति घृणा एवं द्वेष की भावना रखने तथा देश सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियों में सुधार करने के राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत ही बिंदु आते हैं। यानी ये जो बिंदु मैंने गिनाए हैं, जैसे देश की स्वतंत्रता की रक्षा, विदेशी शासन के प्रति घृणा, द्वेष की भावना रखना, देश में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति में सुधार करना, ये सभी राष्ट्रीय भावना के बिंदु हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। जातीय जीवन में राष्ट्रीय कविता का विशेष महत्व है। देशभक्ति की एकता एवं अखंडता
तथा विदेशियों का विरोध करना ही राष्ट्रीय कविता का मुख्य उद्देश्य होता है। राष्ट्रीयता कविता के संबंध में एक तथ्य यह भी द्रष्टव्य है कि इस प्रकार की कविता का सृजन एवं विकास विशिष्ट परिस्थितियों में ही अधिक तीव्र गति से होता है। यानी उस समय की परिस्थिति कैसी है, उस परिस्थिति को मद्देनज़र रख कर के ही उस कविता का विकास होता है। राष्ट्र निर्माण एवं जनजीवन के उत्थान में इस राष्ट्रीय काव्य का एक विशेष स्थान होता है तथा उद्देश्य की पूर्ति को प्राप्त करने के उपरांत ऐसे काव्य का महत्व भी कम हो जाता है। यानी उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में उस कविता का महत्व कम हो जाता है। हिंदी के रीतिकालीन कवियों में भूषण एक विशिष्ट स्थान रखता है। रीतिकाल की परिस्थितियों का भूषण पर प्रभाव पड़ा है कि रीतिकाल की परिस्थितियां कैसी रही, उसका सीधा प्रभाव जो है भूषण पर पड़ा। उस समय मुगल साम्राज्य पर औरंगजेब का राज्य था, यानी वह समय मुगल साम्राज्य का था और उस समय औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब एक अत्याचारी शासक था। वह अपने पिता को कैद में डालकर तथा भाइयों के खून में अपने हाथ रंगकर सिंहासन पर बैठा था। हिंदुओं के प्रति उसकी नीति कठोर थी। उसने उन पर जजिया कर लगा दिया था। किस पर? हिंदुओं पर। गैर मुस्लिमों से जजिया कर लिया जाता था। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाकर वह उसी स्थान पर उन्हीं पत्थरों से मस्जिदों का निर्माण करवाता था। मंदिर तोड़वा करके और उन्हीं पत्थरों से मस्जिद का निर्माण करवा दिया जाता था तथा देव प्रतिमाओं को खंडित करवा देता था। मुसलमानों के एक वर्ग के प्रति भी वह बड़ा अत्याचार करता था। मुसलमानों में भी वह शिया और सुन्नी में विभाजित था। इसलिए जितना हिंदुओं के साथ अत्याचार करता था, उसी प्रकार से वह शियाओं के साथ भी अत्याचार करता था। दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा आदि की प्रसिद्ध मुसलमानी जो रियासतें थीं, मुगल दरबार से प्रायः उनका युद्ध होता रहता था। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में और शिरोमणि महाराज शिवाजी एक उदीयमान नक्षत्र के समान राजनीतिक क्षितिज पर उदित हुए। स्थापित करने का स्वप्न देखा। अब भूषण ने एक राजनीतिक परिस्थिति को ध्यान में रख के शिवाजी को राजनीतिक क्षितिज पर एक उदय होते हुए सूर्य के रूप में देखा और उन्होंने उसको हिंदू साम्राज्य को स्थापित करने का एक स्वप्न देखना प्रारंभ किया। भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता को विगलित होने से बचाने का वे उद्यम करने लगे, कोशिश करने लगे कि भारतीय संस्कृति बच जाए, भारतीय सभ्यता बच जाए। अफजल खां को मार देने और शाइस्ता खां को पूना से भगा देने तथा सूरत की लूट आदि ऐसी घटनाएं घट गई जिससे कि शिवाजी का यश चारों ओर फैलने लगा। भूषण भी राष्ट्रीय विचारों का कवि था। मुसलमानों की स्वेच्छाचारिता उसे पसंद न थी। उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार कर प्राय सभी हिंदू नरेशों को अपने अधीन कर लिया था। किसने? शिवाजी, औरंगजेब ने। भूषण ने इस संबंध में शिवा बावनी में एक पद अलंकारिक भाषा में लिखा है। क्या लिखा है कि कुरम कमल कम ध्वज हैं कदम फूल,
कुरम कमल कम ध्वज हैं कदम फूल, गोर हैं गुलाब राना केत की विराज हैं, पांडरी पंवार जूही सोहत है चंद्रावल, सरस बुंदेला सो चमेली साज बाज हैं, भूषण भनत सुच कुंद बड़ गुजर हैं, बघेले बसंत सब कुसुम समाज हैं, लेई रस एतेन को बैठी न सकत अहे अली, नौ रंग जेब चंपा शिव राज हैं। इस पद में उस समय के सभी वीर राजाओं को फूलों की उपमा दी है और औरंगजेब को भ्रमर की उपमा दी है। उदयपुर के राणा को उन्होंने केतकी का फूल कहा और जहाँ यह बड़ी कठिनाई से पहुँच सका था, कौन? औरंगजेब। उन पर अधिकार कर सका था, शिवाजी को चंपा का फूल कहा जहाँ वह पहुँच ही न सका। हिंदी साहित्य के इतिहास का ये सौभाग्य रहा है कि उसका आरंभ भी वीर रस प्रधान काव्य से होता है और उस समय के सबसे प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को विदेशी आक्रमणकारियों या विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से युद्ध करते हुए देखा। उनकी भाषा में ओज गुण कूट कूट कर भरा था, लेकिन उसमें श्रृंगार का अद्भुत साम्य है। इस काल के चारण कवियों की एक विशेषता थी, आदिकाल के चारणकालीन कवियों की एक अलग विशेषता थी कि वे राजा का अतिशयोक्तिपूर्ण यशोगान ही करते थे। कभी कभी तो यह देश में ही एक राजा के विरुद्ध दूसरे राजा को भी लड़वा दिया करते थे, क्योंकि उस समय देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था तथा राष्ट्र प्रत्येक राजा की राज्य सीमा को ही माना जाता था। संपूर्ण भारत राष्ट्र नहीं था, उसकी राज्य की सीमा है, वही उसका राष्ट्र था। परिणाम स्वरूप कवियों की राष्ट्रीयता भी उसी सीमा तक सीमित थी, इसलिए कवियों की जो राष्ट्रीयता थी वो उस राज्य की सीमा तक ही सीमित थी। अखंड भारत या संपूर्ण हिंदू जाति धर्म संस्कृति एवं सभ्यता का प्रश्न उनके सामने न था। आज भी भावना के अनुरूप हमें उस काल के कवियों की राष्ट्रीयता अत्यंत संकुचित लगती हैं। जब अपन उन काव्यों को पढ़ते हैं तब हमें उस समय की राष्ट्रीयता बहुत छोटी और संकुचित सी लगती है। भक्ति काल में हिंदू और मुसलमानों में एक मेल की भावना थी। मुसलमानों के आ जाने से राजनीति में राजाओं में उनका प्रतिशोध समाप्त करने की शक्ति न थी। यह कहने का मतलब है कि भक्ति काल में हिंदू मुसलमानों में कुछ मेल की भावना पैदा हुई, लेकिन उस समय उस मेल में यह शक्ति न थी कि उनमें मेल करा दें और युद्ध को टाल सके, प्रतिशोध को समाप्त कर सके। उस समय यहाँ के धार्मिक आचार्यों के समक्ष हिंदू संस्कृति को बचाने का प्रश्न था। अब हिंदू आचार्य इसी में लगे थे कि हमारी संस्कृति बच जाए, हमारी सभ्यता बच जाए। यह काम राजाओं पर न छोड़ इन आचार्यों ने स्वयं किया, यानी राजाओं पर यह कार्य न छोड़ा और यह कार्य वह स्वयं करने लगे। कविता राजमहलों और दरबारों में या राजमहलों और दरबारों से निकलकर मंदिरों और मठों में पहुंच गई। यहाँ पर भी भगवान के प्रति विनय के गीत, उनके वैभव के गीत, श्रृंगार और भक्ति के गीत गाए जाने लगे। रीतिकाल तक ओतप्रोत हिंदू नरेश श्रृंगारिक वैभव प्रदर्शन तथा विलासिता के कीचड़ में फंस चुके थे। मुगल दरबार की चकाचौंध में सभी प्रभावित थे, अतः उसकी
नकल उन्हें आगे दरबारों में की। जो मुग़ल दरबार की नकल हैं वह हिंदू राजाओं के दरबार में भी चलनी शुरू हो गई। शिवाजी का दरबार इस वातावरण में अछूता था। उनका ध्यान हिंदू राष्ट्र की स्थापना तथा देश, धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने की ओर था। संयोग से भूषण में यही सब भावनाएं थी। संयोग ऐसा बना कि भूषण में राष्ट्र की भावना, देश की, धर्म की और हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने की भावना थी। और जब वे उनके दरबार में पहुँचे, इनके शिवाजी के, तो वहाँ उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ और शिरोमणि शिवाजी जैसे आश्रयदाता को पाकर भूषण अपने को धन्य समझने लगा तथा अपनी वीर रसात्मक कविता द्वारा खोई हुई विलुप्त हिंदू जाति के उदय में वीरता एवं जातीय गौरव की भावनाओं को जगाने का भरसक प्रयत्न किया। इसी कारण उनकी कविता जातीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। शिवाजी के हृदय में राष्ट्र हित की भावना कूट कूट कर भरी थी। हिंदू धर्म की असीम श्रद्धा थी। वह ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों की रक्षा की भावना उनके मन में भरी थी। भूषण ने शिवाजी की दानशीलता, वीरता और धर्म रक्षा की भावना का सुंदर निरूपण शिवा बावनी में किया है। औरंगजेब का हिंदू धर्म के प्रति क्रूर चक्र चल रहा था। वह हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने का जोर देता था। उनकी भावनाओं पर कुठाराघात करने के लिए मंदिरों को गिरवा देता था और अपने धर्म, पीर पैगंबरों का उत्कर्ष दिखाता था तथा उनकी श्रेष्ठता को सिद्ध करता था। भूषण ने उनकी नीति को लक्ष्य किया, यानी औरंगजेब की क्या नीति है उस नीति को लक्ष्य किया। इस बात पर जोर दिया कि यदि शिवाजी न होते तो सबकी सुन्नत हो गई होती और ये मुसलमान बन गए होते। उन्होंने इस संबंध में पद लिखा है, देवल गिराते फिराते निशान अली, ऐसे डूबे राव राने सौ गए लब की, गोरा गणपति आप औरंग को देत ताप, आपके मकान सब मारी गए दब की, पीर पगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिदाई गई रही बात रब की, काशी हूँ से कला जाती मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी न होते तो सुन्नति होती सबकी। इस प्रकार से कहा कि यदि शिवाजी न होते तो मंदिर गिर जाते और सब कुछ नष्ट हो जाता, हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाती, सभ्यता नष्ट हो जाती और यहाँ जो हिंदू थे वह सुन्नत करा करके मुसलमान बन जाए होते। शिवाजी के धर्म रक्षक रूप को भूषण ने बहुत उभारा है। इस रूप के साथ ही उनके युद्धवीर, कर्मवीर, दानवीर के रूपों को भी उभारा है। उनका प्रभावशाली शब्दों में वर्णन किया है। शिवाजी स्वयं वीर थे तथा उनकी प्रेरणा से हिंदू सैनिकों के मन में भी वीरता के भाव जागृत हो उठे थे। उस पतनशील युग में जब हिंदुओं में हीन भावना जागृत हो उठी तथा वे अपने आप को निम्न कोटि का व्यक्ति समझते थे, शिवाजी ने उनमें सोए हुए हिंदू धर्म को जगा दिया। भूषण ने भी उनका साथ दिया तथा वीर सैनिकों का उत्साह वर्धन किया और कहते हैं, सूटत कमान अरु तीर गोली बानन के, मुश्किल होती मुरचान हूँ की ओट में, ताही समय शिवराज हुक्म के हला कियो, दावा बांधी पर हला वीर भट जोट में, भूषण बनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहाँ, किस्मती इहा लगी है जाकी भर झोंट में, तावे दे दे भूषण कंगूरन पे पाँव दे दे, अरि सुख घाव दे दे कूदे पर कोटि में।
एक और उन्होंने शिवाजी के वीर सैनिकों का उत्साह के साथ वर्णन किया है, तो दूसरी ओर शत्रुओं की स्त्रियों को अत्यंत भयभीत दिखाया है। शत्रु सिपाहियों की भावनाओं पर दो तरफ से निरंतर चोट होने लगी। एक और तो शिवाजी का प्रत्यक्ष डर था, दूसरी ओर उनकी स्त्रियां भी उन्हें डराया करती थी और शिवाजी से लड़ने की सलाह नहीं देती थी। भूषण जब इस प्रकार की कविता को वीर सैनिकों को सुनाते थे, उस समय रहकर उनके मन में एक भावना उठती थी, बार बार रह करके उनके मन में भावना उठती थी कि जो सिपाही उनसे लड़ने आ रहे हैं उनमें उत्साह का अभाव है, इसलिए शीघ्र ही जीता जा सकता है। इसी भावना से शिवाजी के सैनिकों में आत्मविश्वास जाग जाता था तथा वे निश्चित हो जाते थे कि हम जीतेंगे ही, क्योंकि सामने वाली सेना में हौसला नहीं है और वह आत्मविश्वास खो चुके हैं। उनकी जीत अवश्य होगी और होना भी ऐसा ही था। विशाल अविजित समझी जाने वाली मुगल वाहिनी को शिवाजी की सेना से कई बार तथा अनेक स्थानों पर कई गुना शक्तिशाली होने पर भी हार खानी पड़ी। सलहेरी के भयंकर युद्ध का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं, कटक कटक काटी काटी से उड़ाए केते, भूषण बनत मुख मोरे सरकत हैं, रन भूमि लेटे अध कटे फर लेटे परे, रुधिर लपेटे पठ नेटे फरकत हैं। इन भयंकर युद्धों के कारण मुसलमानों के घरों की अजीब स्थिति हो गई है। कटक के कट जाने पर उनके हरम खाली होने लगते हैं, क्योंकि वीर सैनिक मुगलों का या शत्रुओं के पड़ावों को अवश्य लूटते थे। शिवाजी की कठोर आज्ञा के कारण वे उनकी स्त्रियों को हाथ न लगा सकते थे। क्या कहा है भूषण ने, आंगने अगारन हूँ फादती कंगारन सुए, बांधती न बारन मुखन कुमलायनिया, कीबी कहे कहाँ और गरीबी गहे भागी जाही, बीबी गहे सुथनी सु निबी गहे रानिया। वे स्त्रियां थीं जो विलासिता में पली थी तथा उनके लिए हजारों दास दासियां थीं। उनकी महलों में रहते ये अवस्था थी। भूषण कहते हैं, उतरी पलंग तेन दियो पग धरा पर। पहले क्या है, उतरी पलंग तेना दियो पग धरा पर। अब स्थिति क्या हो गई है, तेई सग बग निस दिन चली जाती है, अति अकुलानी मुरझाती न छिपाती गात, बात न सुहाती बोले अति अन खाती। स्थिति विपरीत हो गई। शिवाजी की यह विजय उनकी अपनी व्यक्तिगत विजय न थी, बल्कि यह हिंदू जाति की विजय थी। इस कारण ही शिवाजी के शौर्य पराक्रम के इस वर्णन का वीर सैनिक तथा उनका उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। शिवाजी या शिवा बावनी में शिवाजी के मुगल दरबार में पहुंचने का तथा औरंगजेब से भेंट करने का वर्णन दो पदों में किया गया है। औरंगजेब ने कई हजार गदाधारियों को दरबार में खड़ा किया था तथा राजा जसवंत सिंह को अत्यंत आत्मविश्वास पात्र समझकर अपने पास बुला लिया था तथा सभी स्वामी भक्त सरदारों को भी अपने पास ही ठहरा दिया। इतना प्रबंध करने पर भी वह झिझक के साथ गुसलखाने के समीप ही शिवाजी जी से मिले। उमरावों की कतार भी वहाँ थी, लेकिन शिवाजी को हथियार लाने की मनाही थी। इस अवस्था में भी झिझक के साथ मिलने पर शिवाजी के आतंक की ही व्यंजना होती हैं। यानी शिवाजी से मुगल दरबार और अन्य जो सहयोगी दरबार थे सब डरे हुए सहमे हुए थे, उनके बीच में आतंक था शिवाजी का।
दरबार में ऐसा प्रबंध होने पर भी जब शिवाजी को हजारों सरदारों के पास खड़ा न किया तो वह तमक गए। क्या कहा भूषण ने उस समय शिवाजी के हाव भाव को देख करके, जानी गैर मिसाल गुसेल धरी उर, कीनी न सलाम न बचन बोले सिए रे, भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जिए रे, तमकते लाल मुख सिया को निरखी भये, श्याम मुख औरंग सिपाही मुख पियरो। शत्रुओं का, विशेषकर मुसलमानों का ऐसा वर्णन पढ़कर कुछ लोग भूषण को जातीय भावनाओं को अभिव्यक्ति करने वाला कवि कहते हैं। उनको संकीर्ण मुसलमान द्रोही कवि कहा जाता है। उनकी दृष्टि में भूषण में अखंड भारत के लिए कोई भाव नहीं है। वे केवल हिंदू धर्म के रक्षक थे और उन्होंने हिंदू धर्म के लिए ही शिवाजी की प्रशंसा की। इस संबंध में एक तथ्य तो यह स्पष्ट है कि सभी कालों में राष्ट्रीयता की परिभाषा भिन्न होती है। दूसरी बात कि भूषण पर ऐसा आरोपण करते समय तत्कालीन सम्राट औरंगजेब तथा अन्य मुसलमान बादशाहों की हिंदुओं के प्रति नीति एवं उनके व्यवहार पर दृष्टिपात कर लिया जाता तो अच्छा होता। तीसरी बात यह है कि उस युग में भले हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने पर तुले थे, उनकी संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए थे। मुसलमान युवक हिंदू युवती से विवाह कर उसे मुसलमान बना सकते थे, पर हिंदू युवक को भी मुसलमान युवती से विवाह करने पर मुसलमान बनना पड़ता था। दोनों स्थितियों में हिंदू को तो मुसलमान ही बनना है, अन्यथा उसकी सजा मौत होती थी। क्या हिंदू अपने देवालयों को गिराते हुए देखते रहते और निरीह रहते? जो मुसलमान अपने को भारत का नागरिक समझने से इनकार करता था, क्या उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए थी? भूषण ने अत्याचारी शासन और उसके अनुयायियों के विरोध में भी अपनी आवाज़ बुलंद की थी। उसका लक्ष्य था समस्त हिंदू नरेशों और स्वाभिमानी हिंदुओं को सामूहिक रूप से सुसंगठित कर अत्याचारी मुसलमानों के विरुद्ध खड़ा करना था। तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू धर्म तथा हिंदू संस्कृति की रक्षा करने में सतर्क युवकों को कीर्तिमान किया ही जाना चाहिए था। भूषण ने यही किया और पद दलित हिंदू जाति को संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस विवेचन से यह तथ्य तो स्पष्ट हो गया है कि भूषण की राष्ट्रीय भावना में अत्याचारियों की निंदा तथा उनसे मुक्ति दिलाने वालों की प्रशंसा की गई है। आज भारत का अखंड स्वरूप समक्ष है। हिंदुओं के साथ मुसलमान, ईसाई तथा अन्य जाति के लोग भी उसे अपना देश समझते हैं। अतः आज धर्मनिरपेक्ष नीति ठीक है, यह राष्ट्रीयता का अंग है। भूषण के समय में ये विदेशी अपने को विदेशी ही मानते थे। इस कारण यहाँ भी या यहाँ की भूमि से लगाव न था। इस कारण भूषण ने इनकी निंदा की। इसमें जातीय भावना की तथा अराष्ट्रीय तत्वों का संधान करना व्यर्थ की बात है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने भूषण की राष्ट्रीयता के बारे में कुछ तथ्य पढ़े। ये लेसन आपको कैसा लगा? हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।